के एक फैसले पर यह चर्चा करने के लिए कि कहीं उन्होंने ईरान को लेकर कहीं भूल तो नहीं कर दी। ईरान को लेकर भूल का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में आपका 12 मार्च का ही एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें ट्रंप अपनी तारीफ में कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने 58 नेवी के जहाज पानी में डुबो दिए और ये जहाज निश्चित ही ईरान के थे। हाल ही में भारत के पास भी आपने ऐसा ही एक घटना देखी थी जब IRIS देना करके जो जहाज था वो पानी में अमेरिका ने डुबो दिया था। इन्होंने अपनी उपलब्धियों में दिखाया कि 58 जहाज डुबो चुके हैं साहब अभी तक। हम लोगों ने पूछा सर 58 जहाज जो डुबोए हैं उनका उद्देश्य क्या था? बोले ईरान की नेवल पावर को खत्म करना था क्योंकि नेवी के माध्यम से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करके बैठे थे, माइंस बिछा रहे थे पानी के अंदर ताकि कोई जहाज वहां से ना निकल सके। हमने ये काम कर दिया। इनसे पूछा अच्छा बोले ऐसा कर दिया? बोले हाँ। तो पत्रकार ने पूछा कि सर अब क्या वहां से अब जहाज निकल सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? तेल के, गैस के, ये सब जहाज वहां से निकल सकते हैं? इन्होंने कहा हाँ, ये 11 तारीख की कटिंग है। इन्होंने अपनी उपलब्धियों में जो चीज गिनाई उस उपलब्धि को गिनाकर एक रात ही बीते होंगे तस्वीर ईरान से निकल कर आ जाती है। तस्वीर है कुछ ही घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धमाका होता है और यहां पर एक जहाज जो तेल ले जा रहा था उसको ईरान आग लगा देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तीर इजराइल ने चलाया था ईरान पर, उस तीर को क्या अमेरिका ले लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यह जंग असल में इजराइल ईरान से लड़ना चाह रहा था लंबे समय से, और इस बात का अमेरिका के अंदर भी विरोध है कि हम इजराइल के चलते हर बार क्यों आ जाते हैं। लेकिन इस जंग में अमेरिका कूद करके नहीं, इसका क्रेडिट तो मैं लूंगा, ये तीर तो मैं चलाऊंगा, आप लोग नहीं चलाओगे, पता चले क्रेडिट लेकर आप विजेता बन गए, मैं आगे आऊंगा। भाई साहब अमेरिका क्रेडिट लेने निकलने का नुकसान अब तक आना शुरू हो चुका है। जानकारी है कि $11 बिलियन का शुरुआती 6 दिन में अमेरिका को केवल एम्यूनेशन फूंक करके नुकसान हो चुका है। वो लोग चला रहे हैं शहीद ड्रोन और ये चला रहे हैं B-2 बॉम्बर। तो आज के सेशन में हम ईरान के उस मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली इतने लंबे अनुभव ईरान ने कहां से प्राप्त कर लिए कि वो अमेरिका के साथ आज 13वें दिन भी जंग कर रहा है। और जंग में अमेरिका अपनी तरफ से चाहे जो बोले लेकिन युद्ध खत्म होता दिख नहीं रहा है। हर जगह किल्लतें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के रुक जाने के चलते दुनिया भर में ऑयल और गैस की दिक्कतें हैं, चाहे वो भारत हो चाहे दुनिया का अन्य देश हो, वहां पर दिक्कतें रिपोर्ट की जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चोक लगाकर अमेरिका के सामने ईरान बैठा है। एक बड़ा सवाल बनता है और वो ये कि अमेरिका इतना ही शक्तिशाली है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कराने के लिए क्यों नहीं अपने युद्धपोतों को यहां भेजकर इस पूरी जगह को सुरक्षित कर दे। और अगर ये चोक पॉइंट है, एक तरफ तो गल्फ में UAE बैठा है, ओमान बैठा है, इस तरफ का जो लैंड एरिया है इधर अमेरिकी सेना को उतार कर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ईरान से मुक्त करा दे। अगर वो वाकई में विजेता बनना चाहता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्यों नहीं अपना नियंत्रण कर लेता? जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर आज भी यूके बैठा हुआ है, स्वेज कैनाल पर लंबे समय तक यूरोप का कब्जा था। अगर ऐसा ही चाहता है अमेरिका कि दुनिया में उसका प्रभाव बना रहे, आखिर क्या कारण रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अब तक चोक लगाकर बैठा है और अमेरिका को इसे ना खुलवा पाने की पीड़ा है, जिसके चलते वो रूस से बात करता है, पुतिन से बात करता है और पुतिन भारत को तेल देने के लिए तैयार होते हैं। 30 दिन के लिए सैंक्शन प्रतिबंध हटते हैं। अमेरिका इस बात पर ह्यूमिलिएट होता है कि जिस चीज को मैं प्रतिबंध लगाकर अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा था, रूस उसी चीज पर अब अमेरिका को तेवर दे रहा है, कह रहा है कि यूरोप को तो सोच रहा हूं कि तेल और गैस दूं या ना दूं। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि अमेरिका आफ्टर ऑल फिर विजेता कैसे? अगर आज ट्रंप कहते हैं कि हम विजेता हैं तो कैसे विजेता हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी प्रकार से अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी मिड ईयर जो इलेक्शन होने जाते हैं, मिड टर्म इलेक्शन जो होने जाते हैं, उनमें प्रचार में अपने आप को विजेता बता रहे हैं कि हम विजेता हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हीटेड मामला हुआ था, तब इसने विजेता के रूप में कह दिया कि साहब हमने तो इतने फाइटर जेट गिरने की खबर सुनी, पाकिस्तान की सेना गजब खेली थी। ईरान चाहता है, ईरान ने कल कंडीशन रखी कि अगर दुनिया का कोई भी देश चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका तेल और गैस बाहर आए तो अपने देश से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को बाहर निकाल दो, मैं आपके जहाजों को यहां से निकलने दूंगा। तो भाई साहब अभी भी
नेगोशिएटिंग पावर तो ईरान के हाथ में है, तो मिस्टर अमेरिका आप कहां से विजेता रहे? जब डील करने के नाम पर ईरान बोल रहा है कि आप इनके एम्बेसडर्स को निकालो, मैं यहां से निकालने के लिए तेल की परमिशन दे दूंगा, इसका मतलब कंट्रोल अभी भी ईरान के हाथ में है। और जब कंट्रोल ईरान के हाथ में है तो आप अपने आप को विजेता कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली 20% ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। भले ही भारत के लिए मेजर ऑयल का सोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा हो, लेकिन भारत की आवश्यकता पूर्ति के लिए अगर कोई और अल्टरनेटिव तलाशा गया तो वो अल्टरनेटिव किसी और दूसरे देश को तेल बेचने में कोताही बरतेगा। ओवरऑल दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, किल्लतें बढ़ेंगी, और महंगाई बढ़ते ही दुनिया में जो उसका रिप्लाई है वो स्टैगफ्लेशन के रूप में आता है। इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने लगती है और उस स्टैग्नेशन से उससे मंदी की तरफ मार्केट बढ़ने लगता है। और ये जो मंदी की तरफ बढ़ता बाजार है, इसी की चिंता अब लोगों को सता रही है कि यदि ये युद्ध नहीं रुका और ट्रंप का जो काल पहले टैरिफ के रूप में चला, जो टैरिफ किंग कहलाने, खुद को टैरिफ प्रेसिडेंट कहलाकर खुश हो रहे थे, वो दुनिया के लिए अब मंदी का नया स्वरूप लेकर ना आते हुए दिखाई दे। लेकिन सही मामले की बात तो यही है ना, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जीत रहे हो तो दिखाओ जहाज निकाल करके। दुनिया को तुम्हारे युद्ध जीतने का प्रमाण तब मिलेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली होकर चलने लगेगा, ईरान उस पर एक भी गोला ना गिरा पाएगा, तभी तो तुम्हारा शक्ति संतुलन दिखाई देगा। कि तुम्हारे डर से देखा ईरान चुप हो गया है, तो ईरान चुप हो क्यों नहीं पा रहा है? लोगों का कहना सवाल के रूप में यही बन रहा है। और अब तो यह बात निकल रही है कि ईरान अमेरिका मेन लैंड को टारगेट करने के बारे में विचार कर रहा है। अभी तक अमेरिका के जो एयर बेसेस थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था, जो मिडिल ईस्ट में थे। एफबीआई, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसका मानना है कि वो कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, अमेरिका के मेन लैंड को। आज तक अमेरिका पर हमला करने कोई देश नहीं गया है कि गए और वहां जाकर गोला फेंक कर चले आए। सब लोग, अमेरिका कलेश दुनिया भर में दूसरे देशों में जाकर करता है, उसको निशाना बनाने कोई नहीं जाता है, वो अपना आइलैंड पर अलग डला हुआ है। ईरान प्लान कर रहा है कि इनको मैं मेन लैंड पर जाकर मारूंगा। और तो और हिजबुल्ला 250 से ज्यादा मिसाइल, जब आप और मैं ये सेशन कर रहे हैं इस समय, इजराइल पर चला दिया है। मतलब ईरान ने हिजबुल्ला को प्रॉक्सी बनाकर जो बिठा रखा था लेबनान में, वो फिर से सक्रिय हो गया है। इजराइल लगातार लेबनान में उसे निशाना बना रहा था, लेकिन वो उठा उठा के मिसाइल अब इजराइल पर मार रहा है। इस कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है वो एक बार फिर पिटता दिख रहा है। और ये सारे की सारे जो मैं आपके सामने बात बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ट्रंप पिट रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को जब से आए हैं बहुत से दर्द दिए। आप में से कुछ लोग, हो सकता है सर, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया हो इनके चलते। मेरा ही नहीं भाई, बहुत सी दुनिया की देशों की इकोनॉमी पूरी तरह हिल गई है जब से ये राष्ट्रपति बने हैं। लेके टैरिफ से लेके सैंक्शन से लेके युद्ध से लेके, मतलब इन्होंने जो भी स्थितियां अपनाई हैं वो पूरी दुनिया के लिए भीषण होती जा रही हैं। ऐसे में इनका ईरान को लेकर के जो नजरिया था, यदि यह नजरिया सही सिद्ध होता तो अब तक रेजिम चेंज के नाम पर खमनेई के खत्म होते ही चीजें बदल जानी चाहिए। नहीं बदली और अमेरिका उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाया। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, अपने साथियों के साथ चैनल को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।